गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और कैसे हैं आप सब? आज का दिन आप लोग को पता ही होगा, आज कौन सा दिन है। चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और हमारे तरफ से आप सभी को जो है कि लाख लाख धन्यवाद। और क्या बोले, हमारे तरफ से आशीर्वाद, सभी गुरुओं का आशीर्वाद सदा आप लोग के ऊपर बना रहे और हमेशा आप लोग उन्नत करें, अपने मुकाम अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते ही हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पे आप लोग जानते ही हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर ये जो है कि चिल्ड्रन डे का उपलक्ष्य आप लोग जानते ही हैं, भली बात। तो ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग जो है कि आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको इंट्रो दिए थे संसद के संदर्भ में, संसद जिसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते थे, और इसी संसद के 3 अंग हैं, आप लोग को ये पता ही होगा। और इसी संसद के 3 अंग हैं, हम आपसे बताए थे कौन कौन से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय जी। जो कि राष्ट्रपति महोदय जी को हम लोग पढ़ करके आ गए हैं, राष्ट्रपति महोदय जी को हम लोग पढ़ करके आ गए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इसको डिटेल में, राज्यसभा को के बारे में, और पढ़ना है लोकसभा के बारे में। ठीक है, बात हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा। देखिए कि हम लोग आपसे बोले थे कि आपको सरल याद करना है, और सरल में आपसे बोले थे सा से संसद हो गया, रा से राष्ट्रपति, और रा से राज्यसभा, और ला से आपसे बोले थे लोकसभा। फिर मैं आपसे बोला था कि संसद को याद करने के लिए 79 आर्टिकल याद करना पड़ेगा। संसद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 79 में है, और यहीं से राज्य से मतलब राज्यसभा का आर्टिकल जो है कि 80 में उल्लेख है। और यहीं बात करते लोकसभा का संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में यहाँ पे उल्लेख है। यह बात आपको देखना है। यहाँ से उम्मीद करते हैं अच्छे मतलब है कि याद हो गया होगा। देखिए, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग को बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्यता लेना है या राज्यसभा का प्रतिनिधि बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी फॉर्म अप्लाई होता है तो उसकी योग्यता निर्धारित की जाती है। लेकिन आपसे ये भी बता दें कि जितने भी नेता राजनेता जो है कि इस सीट के लिए, इस उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं, उन लोग के लिए कि बस खाली यही योग्यता है। उन लोग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। और अगर हम लोग में देखें कि अगर चपरासी की नौकरी करनी है फिर भी हाई स्कूल इंटर पास होनी चाहिए। ये सारी की सारी योग्यता लगाता है। तो उम्मीद ये है कि मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम में ये योग्यता निर्धारित की जाती, इन लोग में भी एक ऐसी योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए कि इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए हम लोग योग्यता की बात करते हैं। इस राज्यसभा में योग्यता, सबसे पहले व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, व्यक्ति को नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात क्या है कि राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए इसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। पहला व्यक्ति भारत का नागरिक हो और दूसरी व्यक्ति वह 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, और ये इसमें की नागरिकता होती है। ये इसमें की क्या है कि योग्यता होती है। प्रश्न पूछेगा, बताइए कि राज्यसभा की नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे पहले योग्यता में नागरिकता होने मतलब भारत की नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात जो है कि उसको जो है कि 30 वर्ष उम्र पूरी कर लिया होना चाहिए। और अगली बात करते हैं कार्यकाल। देखिए कि इसके सदस्यों की कार्यकाल कुल 6 वर्षों का होता है, कुल 6 वर्षों का होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये राज्यसभा, सबसे पहले बात जो है कि राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन बात करते हैं, उच्च सदन। और इसी राज्यसभा को हम लोग अस्थाई सदन कहते हैं। अस्थाई सदन कहने का मतलब है कि ये राज्यसभा जो है कि कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा ये जो है कि कभी भी भंग नहीं होता है। जब ये चलेगा तो हमेशा सत्र चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये सत्र के देने वाली बात है, इसके सदस्य जो है कि रिटायरमेंट होते हैं 2 साल पे। इसके सदस्य की सदस्यता जो है कि इसकी कार्यकाल 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन 6 वर्ष जो व्यक्ति का जो सदस्यता लिया है, 6 वर्ष के बाद प्रत्येक 2 वर्षों में हर साल इसका रिटायरमेंट होंगे, और जितने रिटायरमेंट होंगे फिर 2 साल में ही उतने ही भरे जाएंगे।
तो इसीलिए कहा जाता है कि ये राज्यसभा हमेशा ये सत्र चलता रहता है, राज्यसभा कभी भी ये भंग नहीं होता है। अगर बात करते हैं इसके जो है कि और निर्वाचन के माध्यम से सदस्यता होती है, इनकी चुने जाएंगे निर्वाचन के माध्यम से। और ये इसमें जो सदस्य का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, मतगणना होती है, अप्रत्यक्ष तरीके से इसमें होते हैं। और बात करते हैं सदस्य संख्या, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 वर्तमान में 245 है। हो कितना सकते हैं? हो सकते हैं 250। इसमें कुल अधिकतम सीटें 250 होती है, लेकिन वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 245 है, ये बात जानकारी रखना है। और ध्यान दीजिए ये जो दो है 245 सदस्य हैं, इसी में हम आपसे एक बात ये बता दे रहे हैं, इसमें राष्ट्रपति महोदय जी अपने इच्छा अनुसार 12 सदस्यों को मनोनीत करने का इसमें अधिकार दिया गया है। किसमें? इसमें जो है कि सदस्यों को 12 जो है कि सदस्य जितने भी हैं राष्ट्रपति महोदय जी को, और इसमें सदस्य संख्या में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। लेकिन वो 12 सदस्य किस क्षेत्र से होंगे? वो 12 सदस्य होंगे शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, इन सभी क्षेत्रों में जो व्यक्ति माहिर होगा और समाज सेवक होगा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय जी राज्यसभा में जो है कि 12 सदस्य को मनोनीत करेंगे। देखिए याद कैसे करेंगे हम लोग 12 सदस्य कैसे? क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कि निम्नलिखित में से राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय जी कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे? 12, 15 ऐसे करके ऑप्शन दिया रहेगा। याद करने के लिए देखिए ध्यान से, अगर ये राज्य लिखा है, राज्य को अगर हम लोग जो है कि इंग्लिश की गिनती मतलब है गिनती में लिखना चाहे, अगर इसको हेर फेर कर दें, क्या ये 12 बन सकता है? ये 12 बन सकता है। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होंगे? 12। मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय जी के पास है। और ध्यान दीजिए राज्यसभा के पदाधिकारी को हम लोग जो है कि राज्यसभा के पदाधिकारी जो होते हैं जिसको हम लोग उपराष्ट्रपति बोलते हैं, और इसी में जिसको हम लोग सभापति बोलते हैं, राज्यसभा का पदाधिकारी सभापति होता है। और सभापति का मेन काम ये है कि राज्यसभा में शांति बनाए रखना, शांति बरकरार रखना। यहाँ पे राज्यसभा के पदाधिकारी का ये काम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। और इसमें जो है कि सभापति होता है और एक उप सभापति होता है। सभापति होगा, उप सभापति होगा। और ये ध्यान दीजिए, अगर सभापति जी को त्यागपत्र देना है तो किसे सौंपेंगे? अगला टॉपिक हमें देखना है कि त्यागपत्र, अगर यहाँ पे सभापति जो है कि, और वर्तमान में सभापति कौन है? वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वही सभापति है राज्यसभा के। और जानते हैं कि जगदीप धनखड़, आप लोग नाम सुने होंगे, जो उपराष्ट्रपति है। और यही जगदीप धनखड़ यही जो है कि लोकसभा के सभापति भी राज्यसभा के सभापति भी होंगे वर्तमान में, जिसका नाम है जगदीप धनखड़, सभापति है। और इसके बारे में हम बात कर लिए हैं। उसके बाद त्यागपत्र की बात करते हैं। यहाँ पे त्यागपत्र की अगर हम बात करते हैं, जो सभापति होंगे ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को देंगे। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति जी को देंगे। आपसे यहाँ सतर्क करने की बात है। और यहाँ पे आपसे अभी बताए हैं उपसभापति जो होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, और वही उपराष्ट्रपति वही सभापति कह सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर इनको पद से हटाना है तो इनके लिए अगर सभापति को या उपसभापति को उनके पद से हटाने का प्रयास किया जाएगा तो ठीक है, इनके सदस्यों का बहुमत चाहिए। इनके सदस्यों का बहुमत चाहिए। और इन सदस्यों का बहुमत जब हो जाएगा, और पहली बात इनको 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा कि आपको पद से हटाया जाता है। तो ठीक है, 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा। और उसके बाद इसको जो है कि सदस्यों को हटाने के लिए इनके खिलाफ में जो प्रस्ताव लाया जाएगा लिखित रूप से, जब लिखित रूप से यही प्रस्ताव पेश हो जाएगा और ये मान लिया जाएगा तो इसको जो है कि सभापति जी को अपना स्थान छोड़ना है। सबसे मेन प्रश्न इसमें से ये जरूरी है कि उपराष्ट्रपति जो है उनका किसी भी प्रकार का लाभ का पद नहीं माना जाता है। यहाँ तक है। हम लोग आते हैं लोकसभा में, और लोकसभा की बात करते हैं कि यहाँ पे बात करते हैं लोकसभा में संविधान के आर्टिकल 81 में है उल्लेख, और इसी लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, और इसी लोकसभा को हम लोग अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्या क्या बोलेंगे? निम्न सदन
और इसी को बोलेंगे अस्थाई सदन। और ये क्या था, उच्च सदन, और ये अस्थाई सदन था, इसी का उल्टा है। अब देखिए इसमें सदस्यों की बात करते हैं, इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है 545 सदस्य है। 545 सदस्य इसमें लोकसभा में है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला जी है। कौन है? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी वर्तमान में है। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और यही लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80 सीट है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के पास है, 80 लोग चुन करके यहाँ लोकसभा में जाते हैं। और दूसरी बात, सदस्यों की संख्या 552, और हम आपसे बोले हैं 545 जो है कि वर्तमान में है। और इसी में 2 एंग्लो इंडिया मनोनीत होते हैं, ध्यान दीजिए, होते थे। अब ये जो है कि 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये राष्ट्रपति महोदय जी इस एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिए गए हैं। अब लोकसभा में किसी भी प्रकार के एंग्लो इंडिया मनोनीत नहीं होंगे। एंग्लो इंडिया किसे कहते हैं, ये बात जानना जरूरी है। एंग्लो इंडिया उसे कहते हैं जिसके पिता या मतलब है कि माता इंडियन हो और पिता यूरोपीय हो, पिता यूरोपीय हो या उसकी माता जो है इंडियन हो, उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा उसी को एंग्लो इंडिया बोलते हैं। तो एंग्लो इंडिया 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास था? राष्ट्रपति जी के पास था। लेकिन अब यहाँ से ये समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, यह जानना जरूरी है। और देखिए ध्यान दीजिए, इनका कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। और योग्यता की बात करते हैं, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात, 25 वर्ष अपनी जो है कि एज पूरी कर लिया हो तब जाकर के लोकसभा का सदस्यता प्राप्त कर सकता है। और इनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अब लोकसभा, ध्यान दीजिए, लोकसभा का जो है कि निर्वाचन होने वाला है। और दूसरी बात जो है कि इनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, तब जाकर के इनको पद से हटाया जा सकता है। और 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाएगा। जब ये सूचित किया जाएगा तब ये अपना त्यागपत्र लोकसभा मतलब है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। इसी तरीके से अपना त्यागपत्र का हेरफेर कर लेते हैं। वीडियो आपके सामने ये रही, फिर हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद।